Please let us all welcome the 15th Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. Have him be Israel. Shalom Aleichem. सत्तर वर्षों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का आना ये अपने आप में एक खुशी का भी अवसर है और कुछ सवालिया निशान भी है। ये ह्यूमन नेचर है कि जब आप किसी बहुत करीबी व्यक्ति से बहुत दिन बाद मिलते हैं तो पहला रिएक्शन होता है बहुत दिन हुए मुलाकात, और फिर कहते हैं ठीक हो, कैसे हो। और ये जो कैसे हो, यह पहला वाक्य ही एक प्रकार से कन्फेशन के साथ जुड़ा हुआ होता है। व्यक्ति का हाल चाल पूछने के साथ साथ तुरंत ये भी स्वीकार कर लेता है कि बहुत दिन बाद मिले। मैं आपसे मेरी बात की शुरुआत इसी कन्फेशन से करना चाहता हूं। वाकई बहुत दिन बाद मिले, और दिन भी कहना ठीक नहीं है। सच ये है कि मिलने में कई साल लग गए, 10, 20, 50 नहीं, 70 साल लग गए। भारत की स्वतंत्रता के 70 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री आज इजराइल की धरती पर आप सबके आशीर्वाद ले रहा है। इस अवसर पर इजराइल के प्रधानमंत्री मेरे दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू यहां उपस्थित हैं। इजराइल आने के बाद जिस तरह वो मेरे साथ रहे हैं, जैसा सम्मान उन्होंने दिया है, वो भारत के 125 करोड़ लोगों का सम्मान है। ऐसे सम्मान को, ऐसे प्यार को, ऐसे अपनेपन को कभी भी दुनिया में कोई भुला सकता है। हम दोनों में एक विशेष समानता ये भी है कि हम दोनों ही अपने अपने देशों की स्वतंत्रता के बाद पैदा हुए हैं। यानी बेंजामिन स्वतंत्र इजराइल में जन्मे और मैं स्वतंत्र भारत में जन्मा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की एक रुचि हर भारतीय के दिल को छू जाने वाली है, और वह है भारतीय भोजन के प्रति उनका प्यार। कल रात्रि भोज पर उन्होंने भारतीय भोजन के साथ जो मेरी आवाभगत की, मैं उसे सदैव याद रखूंगा। हम दो देशों के बीच
फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भले 25 साल हुए हो, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत और इजराइल कई 100 साल से एक साथ दूसरे के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। मुझे बताया गया है कि महान भारतीय सूफी संत बाबा फरीद ने 13वीं शताब्दी में जेरूसलम में रहकर एक गुफा में लंबी साधना की थी। बाद के दिनों में यह जगह एक प्रकार से तीर्थ स्थल में परिवर्तित हो गई। आज भी ये जगह जेरूसलम और भारत के 800 साल पुराने रिश्तों का एक प्रतीक बनी हुई है। 2011 में इस श्राइन के केयरटेकर शेख अंसारी जी को प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया गया था और मुझे आज उनसे मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत इजराइल का ये साथ परंपराओं का है, ये साथ संस्कृति का है और ये साथ एक दूसरे पर भरोसा और मित्रता का भी है। हमारे त्योहारों में भी एक अद्भुत समानता है। भारत में होली मनती है तो यहां परिम मनाया जाता है। भारत में दिवाली मनाते हैं तो यहां हनुका मनाया जाता है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी है कि ज्यूइश पुनरुत्थान के प्रतीक मैकाबिया गेम्स का कल उद्घाटन हो रहा है और मैं इजराइल के लोगों को इस खेल के लिए बधाई देता हूं और मुझे खुशी है कि भारत ने भी इस ज्यूइश ओलंपिक खेल के लिए अपनी टीम भेजी है और भारतीय टीम के खिलाड़ी भी इस अवसर पर यहां मौजूद है। मेरी उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इजराइल की ये वीर भूमि कई वीर सपूतों तथा उनके बलिदान से सिंचित हुई है। यहां इस कार्यक्रम में मौजूद कई ऐसे परिवार होंगे जिनके पास इस संघर्ष की, बलिदान की अपनी अपनी गाथाएं होगी। मैं इजराइल की शौर्यता को प्रणाम करता हूं। उनका ये शौर्य इजराइल के विकास का आधार रहा है। किसी भी देश का विकास, उसका आकार, साइज नहीं, उसके नागरिकों का स्पिरिट, खुद पर भरोसा तय करता है। संख्या और आकार उतना मायने नहीं रखता, ये इजराइल ने करके दिखाया है, साबित किया है। इस अवसर पर मैं सेकंड लेफ्टिनेंट एलिस एस्टन को भी श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्हें इजराइल सरकार ने राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए सर्टिफिकेट फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया था।
एलिस एस्टन को द इंडियन के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश काल के दौरान उन्होंने मराठा लाइट इन्फेंट्री में काम किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इजराइल शहर हाइफा को आजाद कराने में भी भारतीय सैनिकों की अहम भूमिका रही थी। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कल उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हाइफा जा रहा हूं। कल रात को मेरे मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू के यहां खाने पर गया था। बड़ा पारिवारिक वातावरण था, हम गप्पे मार रहे थे। सुबह 2:30 बजे तक हम बातें करते रहे इंडियन टाइम से। और निकलते समय उन्होंने मुझे एक तस्वीर भेंट की, और जिस तस्वीर में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों द्वारा जेरूसलेम को लिबरेट कराने का एक बहुत ही हृदयस्पर्शी दृश्य, एक तस्वीर उन्होंने मुझे दी। साथियों, वीरता की इस कड़ी में भी मैं भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जेफेआर जैकब का भी विशेष तौर पर जिक्र करना चाहता हूं। उनके पुरखे बगदाद से भारत आए थे। 1971 में जब बांग्लादेश उस समय के पाकिस्तान से अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, तो लेफ्टिनेंट जनरल जैकब ने ही भारत की रणनीति तय करने और पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को समर्पण कराने का अहम भूमिका निभाई। साथियों, जूइश समुदाय के लोग भारत में बहुत कम संख्या में रहे हैं, लेकिन जिस भी क्षेत्र में रहे हैं उन्होंने अपनी उपस्थिति बहुत ही गौरवपूर्ण रूप से अलग से दर्ज कराई है। सिर्फ सेना ही नहीं, बल्कि साहित्य, संस्कृति, फिल्म, जूइश समुदाय के लोग अपनी मेहनत के दम पर, अपनी इच्छा शक्ति के दम पर आगे बढ़े हैं और एक मुकाम उन्होंने हासिल किया है। मैं देख रहा हूं कि आज के इस भव्य कार्यक्रम में इजरायल के अलग अलग शहरों के मेयर भी आए हैं। भारत और भारतीय समुदाय के प्रति उनका स्नेह उन्हें इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए खींच लाया है। मुझे याद आता है कि भारत की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में भी जूइश समुदाय के एक मेयर रह चुके हैं। ये लगभग 80 साल पहले की बात है, जब मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। उस समय 1938 में एलिजा मोजिस के बॉम्बे के मेयर के तौर पर गौरवपूर्ण जिम्मेवारी निभाई थी। भारत में भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि ऑल इंडिया रेडियो की जो सिग्नेचर ट्यून है, और वह भी एक जूइश श्रीमान वॉल्टर कॉफमैन ने कंपोज की थी। वो 1935 के बॉम्बे में ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर हुआ करते थे। जूइश भारत में रहे तो भारतीय संस्कृति को आत्मसात किया, लेकिन भावनाओं से इजरायल के साथ भी जुड़े रहे। इसी तरह भारत से
जब भी वो यहां पहुंचे तो उन इलाकों से भारतीय संस्कृति की छाप को भी अपने साथ लेकर के आए और आज भी भारत से जुड़े हुए हैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि इजराइल में मराठी भाषा की एक पत्रिका माय बोली का लगातार प्रकाशन किया जाता है। माई बोली। इसी तरह कोचीन से आए हुए ज्यूइश समुदाय के लोग ओणम भी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। बगदाद से भारत में आकर रहे और यहां आकर बसे बगदादी ज्यूइश समुदाय के लोगों के प्रयासों का ही नतीजा था कि पिछले वर्ष बगदादी ज्यूज पर पहला इंटरनेशनल सिंपोजियम आयोजित हो सका। भारत से आए ज्यूइश समुदाय ने इजराइल के विकास में अहम भूमिका निभाई है। इसका बड़ा उदाहरण है मोशाव नेवातिम, जब इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बिन गुरियन ने रेगिस्तान को हरा भरा करने का सपना देखा तो भारत से आए हुए मेरे ज्यूइश भाई बहनों ने भी उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात खपा दिए थे। कोचीनी ज्यूइश समुदाय के लोगों ने मेक द डेजर्ट ब्लूम के विजन को साकार करने में मदद की। भारत को इजराइल की धरती पर किए गए इन अथक प्रयासों की वजह से आज हर हिंदुस्तानी आप सबके ऊपर गर्व कर रहा है। मुझे आप पर गर्व हो रहा है। साथियों, मोशाव नेवातिम के अलावा भी भारतीय समुदाय ने इजराइल के कृषि विकास में अपना योगदान दिया है। यहां इस कार्यक्रम में आने से पहले मेरी इजराइल के प्रसिद्ध एग्रीकल्चरिस्ट एलियाव बेजालेल के साथ मुलाकात हुई। एलियाव बेजालेल, उनको 2005 में प्रवासी भारतीय ग्रुप में सम्मान से नवाजा गया था। ये सम्मान पाने वाले वे पहले इजरायली थे। कृषि के अलावा भारतीय समुदाय ने यहां हेल्थ सेक्टर में भी अपनी छाप छोड़ी है। इजराइल के डॉक्टर लायल बेस्ट और लायल बेस्ट मेरे होम स्टेट गुजरात से हैं और जो लोग अहमदाबाद से परिचित हैं उन्होंने मणिनगर में बेस्ट हाई स्कूल का नाम सुना होगा। इसी वर्ष प्रवासी भारतीय अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। डॉक्टर लायल बेस्ट यहां के मशहूर कार्डियो सर्जन है और उनका पूरा कैरियर मानव सेवा की अनेक कहानियों से जुड़ा हुआ है। मुझे बेने मेनासे समुदाय की दीना सामता के बारे में पता चला है। दीना बिटिया के पास देखने की शक्ति नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति तो यही इजराइल वाली है। इस वर्ष इजरायली स्वतंत्रता दिवस के समारोह की शुरुआत दीना सामता ने ही की थी। वो इस समारोह के टॉर्च लाइटर्स में से एक थी। भविष्य में बेटी दीना सामता ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, मेरी उसे बहुत बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज इस अवसर पर मैं इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति
और यहां के महान नेता शिमोन पेरेस को भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। श्रीमान शिमोन पेरेस ना सिर्फ इनोवेशन के अग्रदूत थे, बल्कि मानवता के बेहतरी के लिए अथक परिश्रम करने वाले स्टेट्समैन भी थे। इजरायली डिफेंस फोर्सेस या आईडीएफ में इनोवेशन की ट्रेनिंग बहुत शुरुआती वर्षों में ही मिलने लगती है। आईडीएफ में सिर्फ जिम छोटी छोटी समस्याओं के बहुत क्रिएटिव सॉल्यूशन देने का जरिया बना है। इनोवेशन के प्रति इजरायल की गंभीरता इसी साबित होती है कि अब तक 12 इजरायलियों को अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। किसी भी राष्ट्र के विकास में इनोवेटिव सोच का ये महत्व है, ये इजरायल को देखकर पता चलता है। बीते दशकों में इजरायल ने लगभग हर क्षेत्र में इनोवेशन से पूरी दुनिया को चमका दिया है, चौंका दिया है और अपनी धाक जमाने में सफल हुए हैं। जियो थर्मल पावर हो, सोलर पैनल हो, सोलर विंडो हो, एग्रो बायोटेक्नोलॉजी हो, सिक्योरिटी का क्षेत्र हो, कैमरा की तकनीक हो, कंप्यूटर प्रोसेसर हो, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अपने अपने नए नए इनोवेशन से इजरायल ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। और ऐसे ही इजरायल को स्टार्टअप नेशन नहीं कहा जाता है, इसके पीछे ये सिद्धि है। भारत आज दुनिया की सबसे तेज गति से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मेरी सरकार का मंत्र है रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। अभी इसी महीने 1 जुलाई से भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया गया है। इससे भारत में वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट का 1 दशक पुराना जो सपना चल रहा था, वो आज साकार हो चुका है। और मैं जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स कहता हूं, क्योंकि इससे पूरे भारत में अब एक चीज पर एक ही प्रकार का टैक्स लगेगा। वरना इससे हमारे देश में एक तरह से सभी प्रकार के टैक्स अगर जोड़ दिए जाएं तो 500 से ज्यादा टैक्स सिस्टम चल रहे थे। टैक्स का सिस्टम उलझा हुआ था कि 1 महीने का 1 लाख रुपए का कारोबार करने वाले व्यापारी से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली कंपनी तक हर कोई परेशान था। जीएसटी से भारत का आर्थिक एकीकरण हुआ है। जैसे सरदार पटेल ने राज्य रजवाड़ों को मिलाकर के राजकीय एकीकरण किया था, 2017 में आर्थिक एकीकरण का अभियान सफल हुआ। प्राकृतिक संसाधन जैसे कोल, स्पेक्ट्रम, इसकी नीलामी, मैं पुरानी बातें याद कराना नहीं चाहता हूं। कोयले के विषय में क्या क्या सुना है, स्पेक्ट्रम के विषय में क्या क्या सुना है, लेकिन ये सरकार है
जिसने उसने कंप्यूटराइज सिस्टम से उसकी नीलामी की, पारदर्शी प्रक्रिया से की, और आज लाखों करोड़ों का कारोबार करने के बाद भी कहीं कोई सवालिया निशान नहीं लगा है। हमने अर्थव्यवस्था में सिस्टमैटिक रिफॉर्म का भी प्रयास किया है। डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म की बात भी कई वर्षों से हम सुनते आए थे। भारत में हर कोई मानता था ये संभव नहीं है, लेकिन 3 साल के भीतर भीतर डिफेंस सेक्टर में भी रिफॉर्म किया और कई क्षेत्रों में 100% तक, 100% तक विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रावधान कर दिया गया। अब इजराइल की कोई भी डिफेंस इंडस्ट्री वाले लोग भारत में आकर के अपना नसीब आजमा सकते हैं। अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट कंपनियों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर जोड़ने का भी हमने विधिवत निर्णय कर लिया है। पिछले 3 वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। हमारे देश में कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में मिडिल क्लास के व्यक्ति मकान बनाए और बाद में शिकायत रहती थी। हमने कानून बना करके बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी है। रियल एस्टेट रेगुलेटर का भी हमने अलग से निर्माण कर दिया है। रियल एस्टेट सेक्टर को सरकार ने इंडस्ट्री का दर्जा दिया है ताकि इस सेक्टर की कंपनियों को भी कम ब्याज पर कर्ज मिल सके। और जो मेरा सपना है कि 2022 हमें भूलना नहीं चाहिए। 2022 हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। आजादी के लिए मर मिटने वाले लोगों ने आजादी के लिए आजाद भारत में जो सपने देखे थे, उन सपनों का पुनः स्मरण करके नए संकल्प लेकर के 2022 तक हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। उसमें हमने एक निर्णय किया है, 2022 तक हिंदुस्तान के हर गरीब को, जिसके पास अपना घर नहीं है, हिंदुस्तान में 2022 तक हर परिवार को उसका अपना घर हो, घर में बिजली हो, पानी हो। ये सपना पूरा करने के लिए हमने रियल एस्टेट को भी, कंस्ट्रक्शन के काम को भी इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देकर के अनेक सहूलियत पैदा की है ताकि गरीब का घर बन सके। बीमा योजना, सरकारी कंपनियां इंश्योरेंस कंपनी चलाती थी, हमने उसमें प्राइवेट कंपनियों का कंपटीशन लाए हैं, एक स्पर्धा का माहौल बनाया है ताकि सामान्य मानवी को अफोर्डेबल इंश्योरेंस की व्यवस्था का लाभ मिले। इंश्योरेंस रिफॉर्म में विदेशी निवेश को 26% से बढ़ाकर के 49% करने का फैसला भी हमारी सरकार ने लिया है। देश का बैंकिंग सेक्टर, हमने बैंकों को मर्ज करने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। बैंकिंग सिस्टम को भी मजबूत करने पर सरकार ने विशेष बल दिया है। बैंकिंग सेक्टर में अपॉइंट के लिए हमने अलग बैंक के रिक्रूटमेंट बोर्ड बना दिया है। स्वतंत्र संस्था उनको रिक्रूट कर रही है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमने खत्म कर दिया है। हमने देश के अंदर
दो महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड। इससे विश्व भर के उद्योगकारों को, पूंजी निवेशकों को एक नया विश्वास पैदा होगा और बैंकों को भी एक नई ताकत प्राप्त होगी। आधुनिक बैंक्रप्सी कानून है जिसकी जरूरत कई दशकों से हमारे देश में महसूस की जा रही थी। हमने सरकार में नियमों में भी सरलता लाने का भरपूर प्रयास किया है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इस मुद्दे को लेकर के जनता, सामान्य नागरिकों को व्यवस्थाओं के तहत कठिनाइयां न हो, निवेशकों को छोटी छोटी चीजों के लिए लंबा इंतजार करना पड़े, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भी बदलाव किए जा रहे हैं। एक समय था जब भारत में एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना है, कोई इंडस्ट्री डालनी है, तो कम से कम 600 दिन लग जाते थे, कम से कम। आज हमने उसको घटा करके 6 महीने के भीतर भीतर एनवायरमेंट क्लियरेंस देने की सारा प्रबंध कर दिया है। आने वाले दिनों में इसी तरह जहां 2014 से पहले एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना लगते थे, आज 2 या 3 हफ्ते के भीतर भीतर, और अब तो लेटेस्ट जो स्थिति है इनकॉर्पोरेट करने के लिए 24 घंटे के भीतर भीतर, यानी उसका काम 24 घंटे में हो जाए, ये व्यवस्था करने में सरकार सफल हुई है। अगर कोई छोटा सा नौजवान स्टार्टअप से अपना कारोबार शुरू करना चाहता है तो सिर्फ 1 दिन के अंदर उसकी कंपनी रजिस्टर करा सकता है। दूसरे विश्व युद्ध में अपना सब कुछ गंवाने वाले देश अपने पैरों पर इसलिए खड़े हो पाए क्योंकि उन्होंने अपने देश के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया। अब ये सुनहरा मौका दुनिया के सबसे नौजवान देश भारत के पास है। आज हिंदुस्तान नौजवान है। 65% जनसंख्या हिंदुस्तान की 35 साल से कम उम्र की है। जो देश के अंदर इतनी बड़ी तादाद में नौजवान हो, उस देश के सपने भी जवान हुआ करते हैं, उसके संकल्प भी जवान हुआ करते हैं और उसके प्रयास भी ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। और भारत में स्किल डेवलपमेंट को बल देते हुए कौशल विकास मंत्रालय, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री पहली बार देश में अलग बना दी गई। और पहले कभी 21 अलग अलग विभागों में, मंत्रालयों में, 50-55 मंत्रालयों विभागों में ये कौशल विकास के अलग अलग बिखरी हुई व्यवस्थाएं चलती थी। इस सरकार ने कौशल विकास के अलग अलग कार्यक्रमों को एक मंत्रालय बना करके, एक मंच ला करके, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ कॉम्प्रिहेंसिव फोकस एक्टिविटी के रूप में स्किल डेवलपमेंट को बल दिया है। देश भर में 600 से ज्यादा, यानी करीब करीब हर डिस्ट्रिक्ट में एक कौशल विकास केंद्र खोले जा रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की एक नई कल्पना के साथ स्थापना की गई है। भारतीय नौजवानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण देने का मकसद, उनका लेवल ग्लोबल बेंचमार्क का हो। 50 इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर का नेटवर्क ये सरकार तैयार कर रही है। इन संस्थानों में
अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्कों को ध्यान में रखते हुए स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। युवाओं के लिए बहुत जरूरी है कि उन्हें उद्योग की वर्तमान जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग मिले। इसलिए सरकार ने नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम शुरू की है। इसके तहत सरकार का लक्ष्य 50 लाख नौजवानों को अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग देने का है। इस योजना पर सरकार लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इस स्कीम का मकसद अप्रेंटिसशिप करने वाले युवाओं की संख्या बढ़ाने के साथ ही साथ उन कारोबारियों और उन कंपनियों को भी प्रोत्साहन करना है जो ऐसे नौजवानों को अप्रेंटिसशिप के लिए अपने यहां रखते हैं। इसलिए सरकार एम्प्लॉयर को भी आर्थिक मदद दे रही है। पहली बार नौकरियों को टैक्स इंसेंटिव के साथ जोड़ दिया गया है। नई नौकरियों को मौका बनाने वाले एम्प्लॉयर को टैक्स में छूट देने का प्रावधान किया गया है। युवा पीढ़ी में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन एम शुरू किया गया है। देश के स्कूलों में, कॉलेजों में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योर्स को इकोसिस्टम बनाने के पर जोर लगाया जा रहा है। और आप इस बात को मानना होगा, इजराइल आज जहां पहुंचा है उसमें इनोवेशन का बहुत बड़ा योगदान है। जहां इनोवेशन बंद हो जाता है वहां जिंदगी का राह भी अटक जाता है। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, एग्रीकल्चर, वाटर, सैनिटेशन जैसे अनेक सेक्टरों में इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स की भी स्थापना की गई है, उसको खोले जा रहा है। ये नए स्टार्टअप्स को आर्थिक मदद भी देंगे और सही रास्ता भी दिखाने का काम करेंगे। ये युवा अपना रोजगार खुद कर सके, इसलिए सरकार ने मुद्रा योजना भी शुरुआत की है। कोई भी बैंक गारंटी के बजाय स्वरोजगार के लिए बैंकों से राशि देने के लिए उनको कर्ज देने का बड़ा काम पिछले 3 वर्ष में 8 करोड़ से ज्यादा खाता धारकों को 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज विदाउट गारंटी दिया गया है। दोस्तों, लेबर रिफॉर्म्स को भी कभी कभार दुनिया में रिफॉर्म में लेबर के साथ जोड़ा जाता है। बड़ी बड़ी बातें बहुत होती हैं, लेकिन ये सरकार ने मजदूरों के हित में भी और विकास की यात्रा को बल देने वाले एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ लेबर में भी रिफॉर्म किया है। और इसलिए कारोबार बढ़ाने में दिक्कत ना हो, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और एस्पिरेंट्स तीनों के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर हम काम कर रहे हैं। कुछ महीना पहले सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए तय किया कि व्यापारियों को लेबर लॉज के तहत 56 रजिस्टर रखने पड़ते थे। हमने रिफॉर्म करके 56 में से 5 पर ले आए। अब सिर्फ 5 रजिस्टरों से 9 श्रम कानूनों की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। इसी तरह सरकार ने श्रम सुविधा पोर्टल विकसित किया है। श्रम सुविधा पोर्टल एक ऐसा माध्यम है जिसमें सिर्फ एक रिपोर्ट देकर व्यापारी 16 से ज्यादा श्रम कानूनों से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति पलकों में कर सकता है। सामान्य दुकानें और संस्थान
साल में 365 दिन खुले रह सके, इसके लिए भी राज्यों को एडवाइजरी दी गई है। 1948 के फैक्ट्री एक्ट के बदलाव करके राज्यों को सलाह दी गई है कि वो महिलाओं को रात्रि में भी काम करने की सुविधा प्रदान करें। भारत में महिलाओं की सक्रियता, विकास में महिलाओं की भागीदारी, ये जितनी ज्यादा बढ़े वो भारत की विकास यात्रा को ताकत देगी। और इसलिए महिलाओं के हित में ये निर्णय किया गया। दुनिया के समृद्ध देशों में भी मैटरनिटी लीव, काम करने वाली महिलाओं के लिए मैटरनिटी पेड लीव 12 हफ्ते से ज्यादा नहीं मिलती है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हिंदुस्तान ने मैटरनिटी पेड लीव 26 हफ्ते कर दी गई है। 26 हफ्ते कर दिए हैं, यानी एक प्रकार से 6 महीना उसको छुट्टी मिल जाएगी। ये सभी कौने इसलिए छोड़ दिए थे? कौन इसके लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहे? ये पैसा भारत के गरीब श्रमिकों का था, इसलिए सरकार ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी दिए हैं। एक तौर पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, आप हैरानी होगी, छोटे छोटे मजदूर कारखानों में काम करते थे, एक जगह पे दूसरी जगह पे जाते थे और अपने जो पैसे ईपीएस में कट होते थे वहां छोड़ देते। 27,000 करोड़ रुपया बिना कोई लेना देना पड़े रहे थे सरकार के पास। हमने नई व्यवस्था की, अब मजदूर कहीं पर भी जाएगा तो उसका अकाउंट भी उसके साथ साथ मूव करेगा और उसको पैसे उसके साथ मिल जाएंगे। इस समय भारत में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड विदेश निवेश हो रहा है, हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेश में रह रहे भारतीय भी बहुत बड़ी मात्रा में धन भारत भेज रहे हैं। अलग अलग देशों की रैंकिंग करने वाली एजेंसियां और संस्थाएं चकित है। मेक इन इंडिया एक ऐसा ब्रांड बना है जिससे पूरी दुनिया अचंभित हो गई है। आज डिजिटल मोर्चे पर भी भारत वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर रहा है। भारत न्यू वर्ल्ड डिजिटल रिवॉल्यूशन का हब बन रहा है। साथियों, रिफॉर्म का मतलब सिर्फ नए कानून बनाना इतना ही नहीं है। देश के विकास में आड़े आ रहे कानूनों में बदलाव करना और जिन कानूनों की आवश्यकता नहीं रह गई है उन्हें खत्म करना भी रिफॉर्म का हिस्सा है। पिछले 3 वर्षों में देश में 1200 पुराने कानून खत्म कर दिए गए, 40 और कानून खत्म करने की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, भारत का किसान मिट्टी से सोना पैदा करने की ताकत रखता है। किसानों की मेहनत का ही नतीजा है कि इस वर्ष देश में अन्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। आजाद हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा अन्न उत्पादन का रिकॉर्ड का अनुमान इस वर्ष है। मानसून के साथ और केंद्र सरकार की किसान हित नीतियों के कारण ये संभव हुआ है। ये सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी डबल करने के मकसद से काम कर रही है, नीतियां बना रही है। बीज से लेकर के बाजार तक किसान की हर मुश्किल का ध्यान रखा जा रहा है। हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। लंबे वर्षों से
अटकी हुई करीब 100 यानी कि 99 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का चयन करके उन्हें तय समय में पूरा करने के लिए बहुत बड़ी धनराशि लगाई जा रही है। उसको अलग से मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का परिणाम यह है कि कृषि योग्य जमीन को माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाने की रफ्तार अब लगभग 2 गुनी हो चुकी है। किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज मिले, उन्हें मिट्टी की सेहत के बारे में पता हो, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। अब तक देश के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जा चुका है। सॉइल हेल्थ कार्ड का असर फसल के उत्पाद पर भी देखा जा रहा है। इसी तरह यूरिया की 100% निम कोटिंग से यूरिया की एफिशिएंसी बढ़ी है, अनाज की पैदावार बढ़ी है और किसानों की लागत कम हुई है। किसानों को अपनी फसल बेचने में दिक्कत ना हो, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई-नाम योजना तेजी से काम हो रहा है। एक राष्ट्रीय ऑनलाइन बाजार बनाया गया है, जिससे अब देश के 450 से ज्यादा कृषि मंडियां उसके साथ जुड़ चुकी हैं। सरकार खेती में किसानों का जोखिम कम करने और उतनी ही आसानी से किसानों को कर्ज देने पर भी काम कर रही है। मौसम की मार की वजह से किसानों पर आफत ना आए, इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत सरकार ने रिस्क अमाउंट बढ़ाया है और प्रीमियम कम किया है। खेती से जुड़े हर उस सेक्टर पर सरकार ध्यान दे रही है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके। पिछले महीने सरकार ने देश के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए किसान संपदा योजना की शुरुआत की है। आज भी हमारे देश में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान इसलिए होता है क्योंकि फसल पैदा होने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सप्लाई चेन मजबूत नहीं होने के कारण हमें नुकसान होता है। फल सब्जियां लोगों तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाती है। किसान संपदा योजना से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर मजबूत होगा तो किसानों का नुकसान कम होगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। इजराइल और भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में इजराइल का साथ भारत में दूसरी हरित क्रांति में मदद कर सकता है। इसी तरह डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी भारत और इजराइल के संबंध बढ़ने से दोनों देशों का बहुत ही फायदा होगा। इसलिए आवश्यकता है कि दोनों देश सैकड़ों वर्षों की आत्मीयता और 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक साथ आगे बढ़े। यहां इजराइल में लगभग 600 भारतीय छात्र अलग अलग विषय की पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से कुछ यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित भी हैं। मेरे नौजवान साथियों, आप भारत और इजराइल के बीच टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ब्रिज की तरह हैं। मेरे मित्र बेंजामिन नेतन्याहू और मैं दोनों ही इस बात से सहमत हैं कि भविष्य में दोनों देशों के बीच संबंधों का मुख्य आधार साइंस, इनोवेशन
और रिसर्च ही रहने वाला है। इसलिए आज आप जो भी इजरायल में सीख रहे हैं वो आने वाले वर्षों में भारत को और मजबूत करने में काम आने वाला है। चंद घंटे पहले मैं मोशे हॉल्सबर्ग से मेरी मुलाकात हुई। इस मीटिंग ने मुंबई हादसे की याद दिलाई, किंतु आतंकवाद के ऊपर जीने का उत्साह कैसे विजयी होता है यह भी मैंने उनसे मुलाकात में देखा है। स्थायित्व, शांति और सद्भावना ये भारत के लिए जितनी अहम है उतनी ही इजरायल के लिए भी अहम है। दोस्तों, इजरायल में रहने वाले भारतीय सेवा, शौर्य और सद्भावना के प्रतीक है। यहां के बुजुर्गों की सेवा में हजारों भारतीय केयर गिवर्स की भूमिका में है। बेंगलोर, दार्जिलिंग, आंध्र प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों से यहां आकर आपने जिस तरह सेवा भाव से काम किया है, वैसे उदाहरण हर इजरायल वासी का हृदय जीतने वाला काम आपने किया है। मैं आपको बधाई देता हूं। साथियों, इजरायल में रहकर रहे भारतीय समुदाय के लोगों को मैं आपको खुशखबरी भी तो सुनाना चाहता हूं। इजरायल में रहे भारतीय समुदाय के लोगों को ओसीआई और पीआईओ कार्ड को लेकर बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। इसकी मुझे जानकारी मिली। जो रिश्ते दिल से जुड़े हो वो किसी कागज या कार्ड के ऊपर निर्भर नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता कि भारत आपको ओसीआई कार्ड देने से मना करे। और इसलिए मैं आपको खुशखबरी देता हूं, अगर भारतीय ज्यूइश समुदाय को ओसीआई कार्ड नहीं मिल पाया तो इस ओसीआई कार्ड देने का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पाएगा। भाइयों और बहनों, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारतीय समुदाय के जिन लोगों ने, सुन लीजिए, भारतीय समुदाय के जिन लोगों ने इजरायल में कंपलसरी आर्मी सर्विस की है, उन्हें भी अब से ओसीआई कार्ड मिल जाएगा। कंपलसरी आर्मी सर्विस से जुड़े कुछ नियमों की वजह से आप अपने पीआई कार्ड को ओसीआई कार्ड में नहीं बदल पा रहे थे। इन नियमों को भी सरल करने का फैसला कर लिया गया है। दूसरी बात, दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और बढ़ाने के लिए पिछले काफी समय से इजरायल में इंडियन कल्चरल सेंटर की कमी महसूस की जा रही थी। आज आपके बीच मैं ये घोषणा करना चाहता हूं कि बहुत ही जल्द
भारत सरकार इजरायल में इंडियन कल्चरल सेंटर खोलने जा रही है। भारत आपके दिलों में बसा है। इंडियन कल्चरल सेंटर आपको सदैव आपकी भारतीय संस्कृति से जोड़ करके रखेगा। आज इसी अवसर पर मैं इजरायल में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ ही इजरायली नौजवानों का भी आह्वान करना चाहता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत आएं। भारत और इजरायल सिर्फ इतिहास से ही नहीं बल्कि संस्कृति से भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही मानवीय मूल्य और मानवीय विरासत के साझेदार हैं। परंपराओं की पूजा और कठिन परिस्थितियों से जीकर निकलना दोनों देशों को आता है। इसके अनेक प्रतीक भारत में है और इजरायल के नौजवानों को इस ऐतिहासिक यात्रा का गवाह बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा भारत आते रहना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अतिथि को भगवान मानने वाला हमारा देश आप बहुत अच्छी यादें लेकर के ही लौटने के लिए प्रेरित करेगा। आखिर मैं एक बार फिर जीविश समुदाय को अपने मित्र बेंजामिन नेतन्याहू और पूरे इजरायल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और भाइयों, अब दिल्ली, मुंबई, तेल अवीव, विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी। और इसीलिए मैं यहाँ के युवाओं को आने के लिए बार बार कह रहा हूं, निमंत्रण दे रहा हूं, आओ भारत आओ। फिर एक बार इजरायल की जनता का, इजरायल सरकार का और मेरे मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू का इस स्वागत सम्मान के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तोदा तोदा रब्बा, फिर तोदा रब्बा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।